ओके जी, गुड इवनिंग। कर रहे हैं हम अपनी क्लास स्टार्ट। कल हमने फॉर्मेट्स देख लिए थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के भी, रिसिप्ट एंड पेमेंट के भी, बैलेंस शीट के भी। अब जो आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, ठीक है, क्वेश्चंस में क्या क्या डेटा आता है, क्या क्या टर्म्स आती हैं, वो यूज करने वाले हैं। वैसे कल की क्लास में हमने कर लिया था तो सेम वैसा ही है। कुछ आइटम्स अब क्वेश्चन मैंने आपको बताया था लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनेंगे। रिसीप्ट एंड पेमेंट दिया होगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीजें होती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। यानी कि सबसे पहली चीज ये याद रखो, रिसीप्ट एंड पेमेंट यानी कि कैश बुक तो क्वेश्चन में ही गिवन होगी। सर जो चीज बनी हुई है उसको दोबारा बनाना है, नहीं, बनी हुई चीज को तो खा लेते होते हैं, उसको दोबारा नहीं बनाते। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट से हमने बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में ना सारी नेचर की आइटम्स आते हैं, रेवेन्यू या कैपिटल। अब उसमें से आपको छांटनी है रेवेन्यू नेचर की आइटम कौन सी है, वो कहां जाएंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और कैपिटल नेचर की आइटम कौन सी है, वो जाएंगी बैलेंस शीट में। ठीक है, एक बार के लिए मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन होगा, इसमें सारी ट्रांजेक्शंस आती हैं, ऑल ट्रांजेक्शंस, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। यहां से आपको क्या बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक होता है बैलेंस शीट। निकल, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी कि ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हो गया, +1 वाला। रिक्वायरमेंट फिर से समझ में आ गई। बार बार क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन यही आता है, ये मेन क्वेश्चन है। रिसीप्ट एंड पेमेंट क्वेश्चन में गिवन होगा, जिसमें ऑल ट्रांजेक्शन, सारी ट्रांजेक्शन दी होंगी। उससे आपको क्या बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती है रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन जो बार बार होती हैं, और बैलेंस शीट में फिर कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शंस। तो रेवेन्यू नेचर की और कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन सारी इसमें दी होंगी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। अब आपको क्या करना है, छांट छांट के उनको अपने घर भेजना है। जो रेवेन्यू नेचर की आइटम होगी उसको बैलेंस शीट में भेज देना, और जो कैपिटल नेचर की आइटम होगी उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेज देना। मैंने जो बोला गलत बोला, लास्ट लाइन कोई है जागता हुआ प्राणी यहाँ पे? मैंने बोला रेवेन्यू नेचर की आइटम को बैलेंस शीट में डाल देना, ठीक बोल रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देना है। दिव्या जी जागो, लोकेश जी कल तारीफ हो गई थी। रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अभी तो लिखा भी हुआ है, और कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन को बैलेंस शीट में। चलो जी सर, अब टर्म शुरू करते हैं। पहली टर्म्स, इस चैप्टर में ना टर्म्स अलग अलग होती हैं। यहाँ पे वेजेस, सैलरीज, ये चीजें तो आती हैं, रेंट वगैरह। उसके अलावा ना कुछ 8-10 आइटम्स अलग होती हैं, क्योंकि ये एनपीओ की अकाउंटिंग कर रहे हैं हम। तो सबसे पहली आइटम है सब्सक्रिप्शन। सर सब्सक्रिप्शन हमने बहुत बार सुन लिया। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन होता है जो एनपीओ को मिलने वाला चंदा। चंदा यानी कि जो मेंबर्स हैं वो हर साल सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। जैसे हम हॉटस्टार की, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ये तो नहीं है ना लाइफ टाइम मिल गई, 3 महीने की, 1 महीने की, 6 महीने की, ऐसा कुछ होता है ना। तो ऐसे ही किसी भी क्लब में मेंबरशिप होती है ना, या तो मंथली होती है, या क्वार्टरली, या एनुअली। तो मुझे बताओ, बिजनेस को तो बार बार पैसा मिलता रहेगा ना। एनुअली का मतलब भी फ्रीक्वेंट बेसिस पे है। तो जो चीजें फ्रीक्वेंट बेसिस पे मिलती हैं वो रेवेन्यू नेचर की हैं। तो बताओ, ये जो सब्सक्रिप्शन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आनी चाहिए कि बैलेंस शीट में? सब्सक्रिप्शन है तो रेवेन्यू नेचर की है, क्योंकि बार बार मिलती रहेगी। हाथ नीचे कर लो। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आनी चाहिए या बैलेंस शीट में? दिव्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पढ़ के देखो, ये क्या है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट एंटिटी। पहली लाइन समझ में आई है? फर्स्ट लाइन किसको समझ में आ गई है? फर्स्ट लाइन, फिर मैं आगे चलूं। गुरजोत, फर्स्ट लाइन समझ आ गई? तो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, और कहां पे रिकॉर्ड की जाएगी? इट विल बी अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट। कह रहे हैं कि रिसीप्ट एंड पेमेंट होगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट का मतलब होता है कैश बुक। तो बिजनेस को तो पैसा मिल रहा है ना, तो कैश बुक के डेबिट में आ जाएगा, ठीक है, डेबिट साइड ऑफ कैश एंड बुक। लेकिन क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा रिसीप्ट एंड पेमेंट, तो हमें ये ज्यादा नहीं सोचना, हमें सोचना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहां आएगा। अकाउंट एंड आउट ऑफ द सब्सक्रिप्शन बिलोंग टू द करंट ईयर पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक तो करंट ईयर को सर्कल करो और क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। तो सब्सक्रिप्शन के साइड पे लिखो रेवेन्यू नेचर, लिखो सब्सक्रिप्शन के साइड पे रेवेन्यू नेचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रेवेन्यू नेचर, और लिखो साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फर्स्ट पॉइंट किसको लग रहा है कि समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहा है ये चैप्टर?
बहुत सारी आइटम्स आप पढ़ते हैं ना, +1 में सीखी थी ना, कैपिटल, फर्नीचर, मशीनरी, रेंट, इंटरेस्ट, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। बस ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि रिकॉर्ड कहाँ पे करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या बैलेंस शीट में। तो पहला सब्सक्रिप्शन है, ये रेवेन्यू नेचर का होता है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बिजनेस के लिए ये क्या है, इनकम है, अपने मेंबर से फीस मिल रही है ना, तो इनकम है तो इनकम साइड आ जाएगी, यानी कि क्रेडिट साइड। सेकंड है लाइफ मेंबरशिप फीस। मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूं, आप मेरे को ट्रीटमेंट समझाना। सुनो मेरी बात ध्यान से। लाइफ मेंबरशिप फीस, एक ही बार फीस पे कर दी अपन ने, एक ही बार हमने फीस पे कर दी एनपीओ को, तो एनपीओ को एक ही बार फीस मिल गई है, किससे, मेंबर से, जिसको बोला जाता है लाइफ मेंबरशिप फीस। ये दोबारा कभी नहीं मिलेगी। तो ये रेवेन्यू नेचर की आइटम हुई या कैपिटल नेचर की? कैपिटल नेचर की, क्योंकि एक ही बार मिली। तो कैपिटल नेचर की आइटम कहां पे आएगी, बैलेंस शीट में, क्या इनकम बैलेंस। तो लिखो इसको, लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर, और कैपिटल नेचर की आइटम लिखो बैलेंस शीट, ब्रैकेट में लाइबिलिटीज। एक तरह से बिजनेस का आप ये कह सकते हो प्रॉफिट हो गया ये, तो प्रॉफिट्स हो गए, लाइबिलिटीज वाली साइड पे आते हैं। दो चीजें समझ में आ गई, पता चल गया ना कि क्या फ्लो चलने वाला है। अब सर ये हमें बार बार ये करने जरूरी है, 8-10 आइटम्स हमें करनी है। और मैंने पहले भी बताया था कल की क्लास में, एनपीओ के चैप्टर में थ्योरी भी पढ़ा पक्का आती है। तो ये जो 8-10 आइटम्स है ना, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, थ्योरी में ये आता है 2 नंबर का, डिफाइन दिस। 1 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का भी, मतलब शॉर्ट या वेरी शॉर्ट के हिसाब से। पॉइंट नंबर 3, एंडोमेंट फंड। कोई भी चीज फंड है ना, फंड मतलब हमेशा हमारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट्स हमेशा लाइबिलिटी साइड आते हैं, यानी कि बैलेंस शीट में। एंडोमेंट फंड क्या होंगे, लिखो कैपिटल नेचर, सेम का सेम कैपिटल नेचर, और फिर से बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। होता क्या है देख लेते हैं हम एक बार के लिए। इट इज अ फंड, फंड मतलब मेरा पैसा, जो मेरा पैसा जमा हो रखा है, अराइजिंग फ्रॉम ए bequest और गिफ्ट, इनकम ऑफ विच इज डिवोटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। मतलब मेरे को किसी ने गिफ्ट दे दी, वसीयतनामा दे दिया, कुछ भी दे दिया, और बोला कि ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज करना है, इसकी बिल्डिंग ही बनानी है, इसका स्कूल ही बनाना है। कल बताया था ना, जो पैसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलेंगे वो हमेशा आपकी लाइबिलिटी होती है। Thus, it is a capital receipt because it provides a permanent income to the institution. Institution यानी कि NPO, it should be shown as liability side as a separate item. पहले 3 पॉइंट एक बार फिर से। सब्सक्रिप्शन क्या है, बिजनेस की रेगुलर इनकम होती रहती है ना, तो रेवेन्यू नेचर है, तो कहां पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लाइफ मेंबरशिप फीस एक ही बार मिलनी है जिंदगी में, तो कैपिटल नेचर की है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। सेम ऐसे ही एंडोमेंट फंड। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस ये हमेशा बार बार मिलती रहती है, बार बार मिलती है एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस, पर हर साल भरनी पड़ती है ना। स्कूल की एंट्रेंस फीस लगा लो या एडमिशन फीस, तो हर साल वाली चीज रेवेन्यू नेचर की होती है। तो ये बिजनेस में कहां पे आएगी फिर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लेकिन ना एक डाउट है, बच्चों का डाउट आता है, कहते हैं एंट्रेंस फीस ये भी तो हम सोच सकते हैं ना, एक ही बार भरनी है, हर साल तो हम सब्सक्रिप्शन भरेंगे। लेकिन आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, एडमिशन फीस भी तो स्कूल में हर बार भरते हैं ना, और हर महीने क्या भरते हो, स्कूल फीस। हर महीने क्या भरते हो, स्कूल फीस। तो वैसे कोरिलेट कर सकते हो। इस वाले पॉइंट पे ना हमेशा से कंफ्यूजन रहती है या डिबेट रहती है, इसलिए अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो ना, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, तो आप इसको क्या मानोगे, रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर क्वेश्चन में लिख ही दिया कि एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस जो है कैपिटल नेचर की है, फिर भी एजम्पशन मानोगे या क्वेश्चन के साथ लड़ाई करोगे? हमें क्वेश्चन के साथ झगड़ा नहीं करना, जो क्वेश्चन बोलेगा हाँ उसको नमस्ते करके मान लेना है। अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसको कैपिटल नेचर मानना है, नहीं जी नहीं, सानू तो तरुण सर ने कराया सी, नहीं जी ऐसे नहीं। जो क्वेश्चन बोलेगा पहले क्वेश्चन की माननी है। अगर डेटा साइलेंट होगा तो आपको एंट्रेंस फीस क्या मानोगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो रेवेन्यू नेचर की। आगे आ जाओ आप लोग, अगले पेज पे देखो डोनेशन दी हुई है। डोनेशन एनपीओ को मिलती है कि एनपीओ पे करता है? सर एनपीओ है, ठीक है, अनाथ आश्रम हो सकता है, ओल्ड एज होम हो सकते हैं, तो डोनेशन मिल रही होगी, तो बिजनेस के लिए इनकम है ना। अगर ये सिंपल डोनेशन है, सर सिंपल डोनेशन मतलब जो कुछ नहीं बोला, जिसको जनरल डोनेशन बोलते हैं, कि बिजनेस को अपने डोनेशन दे दी, तो उसको रेवेन्यू नेचर मान लेना है।
अगर डोनेशन के साथ ये लिख दिया कि इसके लिए स्पेसिफिक पर्पस है, एसी खरीदना है इसका। ਸਰ ਡਾਊਟ ਹੈ हम्म ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਇਹ ਜਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ फिर से ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਦਿੰਦੇ होता है, ठीक है आगे। ठीक है सर ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈक्स लगता है जिਵੇਂ फंड देता यार अपन तो हमने तो अपना देखना है कि एनपीओ अपने लिए तो वो खर्चा है ना। पहले तो आप ना ये वाला जो डाउट है वो आप पूछ रहे हो ना, पहले तो अपन ने देखना है कि अपने एनपीओ के चैप्टर के साथ लिंक है। है सर लिंक था वैसे क्योंकि अकाउंट में जो डोनेशन है अभी इतनी आसान अगर एनपीओ, अगर देखो एनपीओ वाले बंदे किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हैं, है ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई फंड या कोई पैसा दे रहे हैं, पहली बात तो है एनपीओ के लिए वो खर्चा है, इनकम नहीं है। तो वो खर्चा है तो पी एंड एल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड आ जाएगा। अगर वो अलाउ है तो इनकम टैक्स के अपने अपने ना रूल होते हैं कि कौन कौन से बिजनेस फंड दे सकते हैं इलेक्शन वाली पार्टी को, कौन कौन से नहीं। तो पहले तो आपने ये सोचना है अपने बिजनेस के लिए वो इनकम थोड़ी, हमारे लिए तो खर्चा है, तो खर्चा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा, जैसे टू सैलरी, टू वेजेस, टू रेंट, टू डोनेशन पेड। और इलेक्शन वाली उनकी जो कंपनी होती है उनकी भी बैलेंस शीट बनती है, वो क्या करेंगे हमें कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि वो एनपीओ नहीं है। सारी चीजें बताऊंगा धीरे धीरे। अब जो डोनेशन, ये वो डोनेशन है जो हमें मंदिर गुरुद्वारे या एनपीओ को मिल रही है। अगर सिंपल डोनेशन है तो कौन सी आएगी, जनरल डोनेशन। अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो वो कैपिटल नेचर की है, लिखो स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल नेचर की है। और कहां पे आएगी, बैलेंस शीट में, क्योंकि आप लोगों ने ना बता ही दिया कि इसकी बिल्डिंग ही खरीदनी है, इसका एसी खरीदना है या इसका मतलब पार्क ही बनाना है आप लोगों ने, तो कोई ना कोई स्पेशल पर्पस दे दिया ना, एक लाइबिलिटी डाल दी, तो वो बैलेंस शीट में आएगा। अगर जर्नल डोनेशन है, आपको डोनेशन मिली, मेरा एनपीओ है मुझे डोनेशन मिली सर, उसकी चाहे आप सैलरी बांटो चाहे उसका एसी खरीदो, कोई भी पर्पस, तो वो जर्नल यूज होता है, तो वो रेवेन्यू नेचर मानी जाती है। जर्नल डोनेशन को रेवेन्यू नेचर दिया, बताना एक बार। जर्नल डोनेशन को रेवेन्यू नेचर माना जाता है। और कहां पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर है। अब आपने देखा था +1 में ये चीजें नहीं आ रही थी, सब्सक्रिप्शन, ये 8-10 एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हम सिर्फ 8-10 ही करेंगे, सारी थोड़ी मैं करवाऊंगा कि इंटरेस्ट क्या होता है, सैलरी क्या होती है, ये वो चीजें करवा रहा हूं जो इस चैप्टर में न्यू है। नेक्स्ट है लीगेसी। लीगेसी का मतलब है वसीयतनामा, लाइक किसी की डेथ हो गई, वो अपना सारा बिजनेस है, अपनी प्रॉपर्टी या सारे पैसे एनपीओ को देके चला गया। एनपीओ के लिए या तो वो इनकम है, लेकिन वो क्या रोज रोज मिलती है या कई बार कभी कभार मिल गई, कभी कभार मिल गई, तो कैपिटल नेचर। तो लीगेसी क्या बनेगा, कैपिटल नेचर, यानी कि बैलेंस शीट। सेल ऑफ ओल्ड एसेट, मैंने एसेट बेची, तो अगर मैंने एसेट बेची ना, ये थोड़ा डिफरेंट सा पॉइंट है, अजीब सा। आपने सिर्फ ये देख लेना प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देना है। अगर इसको बैलेंस शीट में करेंगे ना तो उसकी 2 ट्रीटमेंट हो जाती है, थोड़ी लंबी बन जाती है। अल्टीमेटली वैसे एसेट जो चीज है तो कैपिटल नेचर वाली ना, बैलेंस शीट टाइप की चीज है, लेकिन अगर मैंने 10,000 वाली चीज 8,000 में बेच दी, 10,000 की खरीदी थी, 8,000 की बेची, मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, 10,000 की मैंने खरीदी थी, 8,000 की सेल कर दी, लॉस हुआ 2,000। पक्की बात है। पर मैंने तो बोला था कितने का प्रॉफिट हुआ, आप मेरी बात काट रहे हो, ठीक है, 2,000 का लॉस हो गया, ये तो -2,000 का प्रॉफिट बोल लो मैथमेटिकल लैंग्वेज में, लेकिन मैथ मुझे समझ नहीं आता इसलिए मैंने कॉमर्स ले ली थी। तो 2,000 का लॉस हुआ ना, या तो आप बैलेंस शीट में क्या करो, 10,000 को पहले ऐड करो, फिर 8,000 को फिर माइनस करो। ये सब चक्करों के लिए इन्होंने एक सिंपल सोल्यूशन बोल दिया, कहते कोई एसेट्स को बेच के प्रॉफिट या लॉस है ना, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देना। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड लिख देना, लॉस है तो डेबिट साइड लिख देना। अच्छा जी, न्यूज़पेपर बेची मैंने, न्यूज़पेपर तो हर महीने रद्दी इकट्ठी हो जाती है तो बेच रहा हूँ, इनकम हो रही है ना। रेवेन्यू नेचर है कि कभी कभार वाली रेवेन्यू, हर महीने की रद्दी इकट्ठी हुई बेच दी, 2-4 महीने में बेच दी, तो ये क्या है, रेवेन्यू नेचर। लिखो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर को रेवेन्यू नेचर। अब आ रही है सबसे खतरनाक चीज, पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। सर ये तो हमने शब्द ही पहली बार सुने, मैंने खुद पहली बार सुना था जब मैं एनपीओ कर रहा था। ऑनोरेरियम का मतलब होता है आपने अपने एनपीओ में कोई गेस्ट बुलाए, मेरे जैसे सीए को बुलाया कि सर लेक्चर देके जाओ इनकम टैक्स के ऊपर, गुरजोत को बहुत डाउट आते हैं, गुरजोत उस एनपीओ का मेंबर था। आप लोग किसी एनपीओ के मेंबर बन जाते हो ना जब कल को, तो अपने फ्रेंड सर्कल में आप सेमिनार के तौर पे बुला देते हो जो अपने दूसरे यार दोस्त होते हैं। तो चंडीगढ़ में ऐसे मैंने 3-4 बार सेमिनार दिए हैं,
पंजाब यूनिवर्सिटी में भी दी है, अपनी चंडीगढ़ में सीए ब्रांच में भी दी है, ठीक है, ऑडिटोरियम में भी दिए हैं। तो वो क्या करते हैं, जिनके नॉन में होते हैं उनको बस इनवाइट कर लिया जाता है, तो उसको फिर थोड़ी फीस भी देते हैं। समय निकाल के आए हो इतना कीमती, दिहाड़ी चाहिए हमारी 1,000 है, लेकिन हम कहते हैं नहीं जी हमारी तो 5,000 दिहाड़ी है। फिर कुल मिला के बात सिमटती है, हम आपको 3,000 पे दिलवा देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो दैट इज एनपीओ का खर्चा, जो लेक्चर फीस या कुछ भी सेमिनार या कुछ गेस्ट फीस होती है, ठीक है। तो एनपीओ पे करता है। द अमाउंट पेड टू पर्सन, देखो इसका मीनिंग करा रहा हूं क्योंकि पेपर में आ चुका है ऑलरेडी, ये ऑनोरेरियम का ना 1 या 2 नंबर में पेपर में आ चुका है क्या, अमाउंट पेड टू द पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मैं उस क्लब का, उस एनपीओ का मेंबर या कोई एम्प्लॉय तो नहीं था ना, मुझे तो बाहर से एक दिन के लिए हायर किया गया। इज कॉल्ड ऑनोरेरियम एंड डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। में इन्होंने मीनिंग नहीं लिखा हुआ है ना, तो आप मीनिंग लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट पेड टू अ प्रोफेशनल, तभी आपको याद रहेगा ना, वरना तो आप कल तक भूल जाओगे। अमाउंट पेड टू प्रोफेशनल फॉर हिज स्पीच कोमा सेमिनार, अमाउंट पेड टू प्रोफेशनल फॉर हिज स्पीच कोमा सेमिनार कोमा लेक्चर। और क्या वर्ड बोलने वाला था वैसे मैं, आपको बताओ। कुछ मन की बातें बताओ मेरे। अमाउंट पेड टू प्रोफेशनल फॉर हिज स्पीच सेमिनार और लेक्चर। जो मन की बात बताते हैं मुझे पता होता है। आप काम नहीं के कमीशन बारे में नहीं। बताओ। ओहो। हाँ, आपको आपके मन की बात बताते हैं, हमें मन में ले चलो। अमाउंट, यार मैं क्या बोल रहा था, अमाउंट पेड टू प्रोफेशनल, ये एक सिर्फ स्पीच लेक्चर कोमा एज अ गेस्ट हॉल में लगा हुआ है। कोमा एज अ गेस्ट फॉर स्पीच एटसेट्रा लिख लो, बाद में याद आ गया तो लिखवा दूंगा। कम से कम आपको रिकॉल हो जाएगा कि ये क्या चीज होती है ऑनोरेरियम, ठीक है, जिसको लेक्चर या सेमिनार दिलवाने के लिए ये तो टॉप लेक्चर किया हुआ है। है। ये पेमेंट दे रहे हैं ऑनोरेरियम को, ये तो पेमेंट है, खर्चा दे रहे हैं, तो ये रेवेन्यू नेचर का है। ये लिखा तो हुआ है डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लिखो रेवेन्यू वो हर नेचर। महीने थोड़ी करवाते हैं। हर महीने नहीं करवाते, लेकिन बिजनेस में टाइम टू टाइम ना चलते रहते हैं ऐसे। अब जैसे मेरे ना सीए के खुद की मीटिंग्स हमारी चलती रहती हैं, महीने में इतनी इतनी हो जाती हैं, तो ये लगा लो साल में कम से कम 5-6 लेक्चर्स या सेमिनार्स या अपडेशंस होती ही रहती हैं। और वैसे भी ये बहुत ज्यादा अमाउंट के खर्चे नहीं है, इसलिए कैपिटल नेचर नहीं बनेंगे। कैपिटल नेचर के खर्चे वो बनते हैं अगर मैंने कोई एसेट खरीद ली होती, ये तो पेमेंट है किसी लेक्चरर को पे कर दी, तो छोटी सी अमाउंट है, तो रेवेन्यू नेचर। क्लियर है। आ जाओ अपने नोट्स पे। कॉपी खोलो। आज भी नोट्स, हम्म आज क्वेश्चन कराना। हम्म कितनी, जब तक क्लास है नोट्स की भी देरी होती है। ओए होए होए, लिखो आप, लिखो, लिखो एग्जाम्पल। बस मैं लिखवा तो रहा हूँ एग्जाम्पल, लिखो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टर्म्स, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टर्म्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आइटम नंबर 1 लीगेसी, ऐसे ही लिखते चले जाना, हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। आइटम नंबर 2 फर्नीचर, कि कौन सी आइटम कहाँ कहाँ पे आनी चाहिए। सब्सक्रिप्शन, आधी वो है जो भी अभी हम पढ़ के आए हैं, बाकी मैं खुद अपनी मर्जी से बताऊंगा कुछ। डेप्रिसिएशन, आइटम नंबर 5 आप लिखो प्रिंटिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन,
स्पोर्ट्स फंड, कैश। चलो जी, मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। लीगेसी, लीगेसी क्या है? सबसे पहले आप लिखोगे लीगेसी कैपिटल नेचर है, कैपिटल नेचर है, ठीक है। और कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में, ब्रैकेट में लाइबिलिटी साइड। एक मैंने बता दिया, फर्नीचर भी बाकी बच गए 7। फर्नीचर रेवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर है? कैपिटल नेचर है, लिखो इसको कैपिटल नेचर। ये आएगा बैलेंस शीट में किस तरफ? एसेट्स, एसेट्स में आएगा। सब्सक्रिप्शन भी रेवेन्यू, सब्सक्रिप्शन जो है वो बार बार मिलती रहती है ना बिजनेस को, तो रेवेन्यू नेचर है ये। अच्छा, ये कहाँ पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ब्रैकेट में लिखोगे क्रेडिट साइड। जो भी प्रॉफिट या रेवेन्यूज होंगे वो क्रेडिट में, जो खर्चे होंगे वो डेबिट में। डेप्रिसिएशन भी रेवेन्यू नेचर, डेप्रिसिएशन रेवेन्यू नेचर का, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन लगती होती है ना। इसको भी लिखेंगे रेवेन्यू नेचर का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खर्चा है तो खर्चे आते हैं डेबिट साइड पे। प्रिंटिंग रेवेन्यू, प्रिंटिंग भी रेवेन्यू नेचर का ही। अच्छा जी, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट, खर्चा है तो खर्चे आते हैं डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन हमने लिया कि लोन हमने दिया? अगर कुछ नहीं दिया होता, लोन हमने ले रखा होता है, तो लोन लिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। हाँ रेवेन्यू नेचर। मैंने किसी पार्टी से या बैंक से लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कि वही मेरे को देगा। और भाई मैं तुझसे लोन ले रहा हूँ, चल मेरे को इंटरेस्ट दे। इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, 1-2 मुक्के थप्पड़ जरूर मिलेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या है? रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, क्योंकि हर साल हर महीने देना पड़ता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खर्चा है तो डेबिट में। स्पोर्ट्स फंड कैपिटल नेचर, फंड है मतलब प्रॉफिट है ये, तो कैपिटल नेचर की आइटम्स कहाँ जाती हैं? बैलेंस शीट में और लाइबिलिटीज में। प्रॉफिट्स कैपिटल हमेशा लाइबिलिटीज में आते हैं, क्योंकि बिजनेस सेपरेट पर्सन है, उसके ओनर सेपरेट है। कैश रेवेन्यू होता है कैपिटल नेचर। स्पोर्ट्स फंड मतलब मैंने ना, जैसे एनपीओ है तो वो टाइम टू टाइम टूर्नामेंट करवाता रहता है, तो उन्होंने क्या एक फंड बना रखा है कि कोई भी पैसे जो हमने टूर्नामेंट करवाने के लिए रखे हैं ना, स्पोर्ट्स करवाने के लिए, उसको बोलते हैं स्पोर्ट्स फंड। मतलब पैसा रखा हुआ है एक स्पोर्ट्स करवाने के लिए। ऐसा ही एक बिल्डिंग फंड होता है कि बिल्डिंग बनवानी है, उसके लिए एक फंड रख लिया। मुझसे शादी करोगी, मूवी नहीं देखी आप लोगों ने? बहन की आंखों के लिए, दादी माँ के इलाज, सॉरी बहन की शादी के लिए, दादी माँ की आंखों के इलाज के लिए, तो उसने भी तो कुछ छोटी छोटी गोलकें बनाई होती हैं सलमान खान ने। मूवीज देखा करो यार। हमारे घर वाले कैश है, कैश लाइबिलिटीज होती हैं। करते हैं डिस्कस, जल्दी कर लो। नहीं नहीं नहीं, हैं? कैपिटल बैलेंस शीट में एसेट्स। लग नहीं रहा। नहीं भैया ठीक है, सुबह का नहीं। ये बन गया आपका, हो गई। देखना लास्ट आइटम, ठीक है। अब इसके नीचे बनाओ, इसके नीचे बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट 3-4 लाइनों का बनाना, ज्यादा नहीं। डॉक्टर और क्रोक्टर। डेबिट साइड पे क्या आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर। डेबिट में खर्चे आते हैं, फिर आती है अमाउंट, फिर आती है इनकम, फिर आती है अमाउंट। अब ऊपर से 8 पॉइंट्स देखो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आएंगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके नीचे बना लो 4-5 लाइनों के बाद बैलेंस शीट। क्या बैलेंस शीट में डॉक्टर क्रोक्टर आते हैं? नो लायबिलिटी एसेट्स। हाँ शाबाश, क्योंकि जहां पे पीछे वर्ड अकाउंट होगा ना, देखो जैसे अकाउंट है तो डॉक्टर क्रोक्टर आते हैं, यहाँ पे नहीं आते। इधर आएंगे लाइबिलिटीज, रुपीज, एसेट्स, रुपीज। एक्सपेंसेस सबसे पहली आइटम देखो क्या दी हुई है, सबसे पहले दी हुई थी लीगेसी, वो कैपिटल नेचर की है तो बैलेंस शीट में आएगी लाइबिलिटी साइड। तो सर बस इधर लिख दें लीगेसी, हाँ बस। सर पेपर में भी ऐसे आएगा बिना फिगर के? कैसी कैसी बात करते हो ना, पेपर में तो फिगर्स के साथ आएगा, ये तो हमारी प्रैक्टिस है बस। इसके बाद आपकी फिगर्स शुरू हो जाएंगी, इसके बाद की एग्जांपल से, ये आखिरी नोट्स हैं बस। सेकंड आइटम क्या है?
फर्नीचर, सर हम बताएंगे फर्नीचर एसेट साइड आएगा, ये तो हमने +1 में सीख लिया था। थर्ड आइटम सब्सक्रिप्शन, ये मेरी इनकम है बिजनेस के लिए, तो इधर आएगा बाय। यहाँ पे बाय और 2 वर्ड भी लगाने हैं, जो भी अकाउंट होते हैं ना वहां पे बाय या 2 वर्ड भी लगाते हैं, डॉक्टर क्रॉक्टर भी। बाय सब्सक्रिप्शन। +1 में ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में इस तरफ वो आते थे ना, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय ग्रोस प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट रिसीव, ये वो चीजें हैं, पैसे मिल रहे हैं। फोर्थ आइटम डेप्रिसिएशन, खर्चा है तो इस साइड 2 वाली साइड। सबसे मजेदार बात है यहाँ पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खर्चे नहीं है। आपको याद है +1 में आप देखते थे वेजीज है तो ऊपर आएगा, सैलरी है तो नीचे जाएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी है तो नीचे जाएगा, फ्रेट है तो ऊपर आएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। आइटम नंबर 4 बोलो आगे। फिफ्थ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग भी खर्चा है तो इस तरफ आ जाएगा 2 प्रिंटिंग, 2 प्रिंटिंग। नेक्स्ट आइटम क्या है, वो भी खर्चा है 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। बैलेंस शीट में आएगी नेक्स्ट स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड, फंड है तो हमेशा लाइबिलिटी साइड, स्पोर्ट्स फंड। इसके बाद कैश है तो एसेट वाली साइड। खत्म। अब हमने एक चीज सीखी थी, मैंने आपको बताया था रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको क्या बनाना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो मैं रिसीप्ट एंड पेमेंट की एक एग्जांपल ले रहा हूं, उससे अब हम लेंगे ये एग्जांपल नंबर 2। बस ये एग्जांपल करके छुट्टी, मैंने आज तक आपकी बात टाली है। एग्जांपल नंबर 2, फ्रॉम द, कोई बात नहीं 5 मिनट तक छोड़ देंगे गुरजोत को। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से 2 पार्ट आते थे मेरे को याद नहीं आ रहा। फ्रॉम, अरे एनपीओ का चैप्टर नलायकों। हाँ अभी अभी ऊपर स्टार्टिंग में पहले तो यही तो लिखवाया था, कहाँ गया वो। पहले आज क्लास स्टार्ट करते हुए तो बनाया था रिसीप्ट एंड पेमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 पार्ट कौन से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। सर जल्दी जल्दी बनाओ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सर शॉर्ट फॉर्म यूज कर लो, टाइम नहीं हमारे पास। ठीक है जी, ये लो, ये बन रहा है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। डेबिट साइड बताओ क्या आएगा, डॉक्टर और क्रॉक्टर तो आएंगे क्योंकि वर्ड है अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। डेबिट साइड रिसीप्ट आती है कि पेमेंट, ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इनकम एक्सपेंडिचर नहीं है। तो डेबिट साइड आती है रिसीप्ट्स। इससे पता चल रहा है अभी तक घर पे आप बुक्स खोल नहीं रहे। सर क्या करना है अभी, प्रेशर थोड़ी ना है। पेमेंट और रुपीज, अगर 2-3 पेजेस पीछे आप पलटोगे ना पता चल जाएगा रिसीप्ट एंड पेमेंट। डेबिट साइड पैसा आता है, क्रेडिट साइड पैसा जाता है। अब पैसा आ रहा है तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2 सब्सक्रिप्शन। ऊपर जहाँ पे ये लिखा ना रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसको लिख लो ये कौन से साल का, 31/3/2021 का। अब बिजनेस को पैसे मिले, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में पैसे मिले, देखो ध्यान से। एक तो मिले 2019-20 के 500 रुपये, एक मिले 2020-21 के 10,000 रुपये, एक मिले 2021-22 के 300 रुपये। बताओ बिजनेस को टोटल कितने पैसे मिले, किसी को आती है? हाँ चलो 10,800। रिसीप्ट एंड पेमेंट तो डिफरेंशिएट ही नहीं करता। रिसीप्ट एंड पेमेंट तो ये बोलता है भाई जितने पैसे हैं लिख दो, चाहे पिछले साल के पैसे मिले हो, चाहे इस साल के, चाहे फ्यूचर ईयर के। खुले दिल वाला बंदा कौन है, रिसीप्ट एंड पेमेंट। उसने पूरे 10,800 रुपये लिख दिए। बाय वाली साइड पे देखा अपन ने, एक मशीनरी खरीदी तो लिख दी इसने। ये कहता मेरे को तो रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर में भी डिफरेंस नहीं ज्यादा कुछ पसंद, हम तो जो है लिख देते हैं भैया साफ सुथरे मन के खुले दिल के। बाय मशीन 3,000। अच्छा जी, यहाँ पे हमने की बाय सैलरी पे की, हमने सैलरी पे करी है
2000, ये देखो ये मैं लिख रहा हूँ, सैलरी पे की है 2000 ब्रैकेट में इंक्लूडिंग 500 ऑफ 2021 एंड 22, यानी कि देखा जाए ये प्रीपेड हो गई, अगले साल के पहले ही पे कर दिए। रिसिप्ट पेमेंट का था मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैंने तो ये देखना है कितने पैसे आए कितने पैसे गए, रेवेन्यू नेचर हो चाहे कैपिटल नेचर हो, पिछला साल हो फ्यूचर ईयर हो, मेरे को कुछ नहीं देखना। यहां से अब आपको क्या बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लिखो सोल्यूशन, छोटा सा है, 2 मिनट का है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, साथ में ये लिखना है अब आपने फॉर द ईयर एंडिंग। बताओ हमारा ईयर कौन सा चल रहा है, फॉर द ईयर एंडिंग ये लिखवाया था 2020-21 ना, 31/3/21 को 20-21 भी तो कह सकता हूं, फॉर द ईयर एंडिंग 2020-21। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लो 6-7 लाइनों का, फिर नीचे बना लो बैलेंस शीट, तभी तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। फाइनेंशियल बैलेंस शीट के साथ लिखते हैं एज एट 31/3/2021। एसेट्स और लाइबिलिटीज। दो मिनट सिर्फ, और ये 2 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 2 मिनट है। एक बार लिख लो लोकेश, पौना घंटा आपने अपनी चलाई है, 2 मिनट अब मेरी चलेगी, ठीक है। अब ये 2 मिनट अपने पूरी आंखें कान नाक दिमाग सबसे ज्यादा खोल के, रिसीप्ट एंड, मैंने बार बार आपको ये बताया रिसीप्ट एंड पेमेंट क्वेश्चन में गिवन होगा। ये तो मैंने 2 आइटम लिए ना, क्वेश्चन में तो ऐसे ही 8-8 10-10 आइटम्स होंगी और 5 एडजस्टमेंट्स भी होंगी कॉम्प्लीमेंट्री। ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए किए कि करेंगे कैसे। रिसीप्ट एंड पेमेंट से हमने बनाना क्या है, एक बार के लिए बोल दो, रिसीप्ट एंड पेमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। सारे बोलो एक बार यार, रिसीप्ट एंड पेमेंट से क्या बनाना है हमने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन से 2 एलिमेंट होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैपिटल नेचर की आइटम आती है, ट्रू या फॉल्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन आती है, ट्रू या फॉल्स। फॉल्स। कौन सी आती है फिर, चलो जी पहली आइटम। सर अब टाइम मत वेस्ट करो, पहली आइटम पे आ जाओ। रिसीप्ट में पहली आइटम है सब्सक्रिप्शन, रेवेन्यू नेचर की आइटम होती है ना, ये रेवेन्यू नेचर की आइटम है तो बैलेंस शीट में आएगी या इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम है तो बाय वाली तरफ लिखो आप। ये इनकम्स लिखो, पहले तो इधर हेडिंग डालो इनकम्स, लिखो बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में लिखो ओनली करंट ईयर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो सिर्फ करंट ईयर की लिखते हैं, ओनली करंट ईयर। करंट ईयर कौन सा है, 2020-21, तो सिर्फ 10,000 आएगी 2020-21 की। किसको समझ में आ गया ये वाला पॉइंट, किसको क्लियर है ये पॉइंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली रिकॉर्ड्स द करंट ईयर ट्रांजैक्शन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, रिसीप्ट एंड पेमेंट में 2020-21 में लोकेश बताना टोटल कितनी सब्सक्रिप्शन मिली है एनपीओ को, गलत, 2020-21 में टोटल कितनी सब्सक्रिप्शन मिली है, 10,800। एक आंसर, और बताओ 10,500, वो तो कोई आंसर ही नहीं है, चलो 2 हो गए, और 10,003। मतलब अभी तक ना पिछली 4 क्लासेस का कोई फायदा नहीं हो रहा, मानोगे आप। मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं बाहर एक रिक्शे वाले को लेके आ जाऊं ना, उसको कहूंगा तुझे कुछ सोचना नहीं है, तेरे सामने ये पोजीशन बताई हुई है। रिसीप्ट एंड पेमेंट का मतलब क्या होता है, कैश बुक, कितना कैश आया कितना कैश गया, ये साफ साफ तो लिखा हुआ है 10,800। मैं ये पूछ रहा हूं 2020-21 में टोटल कितने पैसे मिले, 10,800 रुपए तो मिले हैं, उसमें से 500 पिछले साल के थे, 10,000 इस साल के हैं, और 300 रुपए एडवांस भी मिल गए अगले फ्यूचर ईयर के। कंपनी को एनपीओ को तो टोटल 10,800 मिला ना। अब देखो मैं क्या लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं, 2020-21 में 2020-21 के कितने पैसे मिले, 10,000।
अब आपको डिफरेंस थोड़ा समझना पड़ेगा, नहीं तो चैप्टर आगे नहीं बढ़ पाएगा ना। मैं कब तक बेसिक या नोट्स करवाता रहूंगा ना। अब थोड़ा माइंड को आगे एक कदम आगे बढ़ाओ, अब न्यूमेरिकल शुरू हो गए हैं। कंपनी को 2020-21 में टोटल कितने पैसे मिले हैं? निखिल थोड़ा सा एक्टिव। 10,800। 2020-21 में 2020-21 के कितने पैसे मिले हैं? 2020-21 में पास्ट ईयर के कितने पैसे मिले हैं? 500। फ्यूचर ईयर के 300। टोटल कितने मिले हैं? 800। अब आपको समझ में आया? लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहता है भाई मैं तो रिजर्व नेचर का हूं, छोटे दिल का, सिर्फ करंट ईयर के पैसे बताओ, इसलिए आपने सिर्फ यहाँ पे 10,000 लिखे। करंट ईयर में करंट ईयर के 10,000। तो सर बाकी जो आएगा 2020-21 के जो ये 300 रुपए है ना, ये प्रीपेड है, ये प्रीपेड इनकम है। बिजनेस को मिलनी तो नहीं चाहिए थी ना ये वाली इनकम, ये तो अगले साल को बिलोंग करती है देखो, लेकिन फिर भी मिल गई। तो जो इनकम एडवांस में मिल जाए ना वो लाइबिलिटी साइड पे आती है। तो लाइबिलिटी साइड पे लिखो अब प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 300 रुपए। पहली बार है, किसी को नहीं समझ आएगा टेंशन नहीं लेनी, अगले आने वाले 7, 8, 10 दिन यही चलता रहेगा। 2-3 क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिकली फ्लो बन जाता है। और सर पिछले साल के जो 19-20 के थे ना, 19-20 में लिख दिए होंगे, इसलिए आपको 19-20 का कुछ नहीं करना। अच्छा बाय मशीन, पेमेंट वाली साइड आ जाओ। मशीन किस तरफ लिखूं मैं? इनकम एक्सपेंडिचर में कि एसेट में? एसेट्स में। मशीन अमाउंट बता दो। 3,000। सैलरी बैलेंस शीट में एसेट साइड मशीन 3,000। नेक्स्ट आइटम आपके पास है सैलरी। सैलरी रेवेन्यू नेचर का खर्चा है या कैपिटल नेचर का? हर महीने देते हैं तो रेवेन्यू नेचर का, और सैलरी खर्चा है तो इस तरफ आ जाएगा एक्सपेंडिचर में। बिल्कुल ठीक है। 2 सैलरीज 2,000 तो टोटल है, उसमें से देखो मेरे को तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर के लिखने होते हैं ना। कह रहे हैं 1500 2021-22 के हैं, मतलब मैंने जो किसी को पे किए हैं 500 माइनस कर दोगे, माइनस कर दो प्रीपेड, क्योंकि वो अगले साल को बिलोंग करते हैं। तो आपको ना अपने खर्चों में से ना पास्ट ईयर का डेटा हटा देना है, फ्यूचर ईयर का डेटा हटा देना है। करंट ईयर का डेटा कितना बचा? 1,500 रुपए। मतलब मेरा इस साल में सैलरी का खर्चा सिर्फ 1,500 था। तो सर जो 500 हमने एडवांस में पे कर दिए, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड इनकम नहीं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी एसेट होती है। प्रीपेड इनकम लाइबिलिटी होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट। तो लिखो प्रीपेड एक्सपेंसेस ब्रैकेट में वेजेस था कि सैलरी था? सैलरी 500 रुपए। सर बैलेंस शीट तो मैच हुई नहीं, मैं बैलेंस शीट थोड़ी ना बनवा रहा था, मैंने कौन सा डेटा लिखवाया, मैं सिर्फ आपको आइटम्स पुट करना सिखा रहा था। तो 2 लाइनें लगा दो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखो प्रॉफिट कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ है। टोटल प्रॉफिट हुआ है 10,000 पे, टोटल लॉस हुआ है, तो क्या निकल के आ जाएगा? 2 सरप्लस इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस 8,500 का। एक बार फिर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस आती हैं, पास्ट ईयर की भी हटा देनी है, फ्यूचर ईयर की भी हटा देनी है। डन। और बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल नेचर। चलो बाकी करेंगे कल।